हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रीवियस पार्ट में हम 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे गेट की इवोल्यूशन सब्जेक्ट से। तो आज हम नेक्स्ट से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विथ डार्कली कलर्ड विंग इन द मोथ स्पीसीज वेंट अप ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड. This change in moth population coincide with the darkening of the bark of the tree around the factories. This phenomena also refers to as industrial malady. Represent. अच्छा, ये जो फेनोमेना आपको देखने को मिला किस स्टेज में ना, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो वहाँ पे क्या देखने को मिला, तो जो मोथ की स्पेसीज थी वहाँ पे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तो डार्क कलर की जो विंग वाले जो मोथ थे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, और जो ग्रेव और जो वाइट कलर ग्रे कलर की जो विंग्स वाले जो पॉपुलेशन थे मोथ की उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। ऐसी कुछ कंडीशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले की बात है ये। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ ना, जो डार्क कलर की जो विंग्स वाले थे वो उनकी ग्रोथ बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये जो चेंज दिखने को मिला वो बोलते हैं कि वो कोइंसाइड हुआ क्योंकि जो फैक्ट्रीज के अराउंड आसपास जो ट्रीज थे उनकी कलर क्या हो गया ना, डार्कन होने लगा, और इन ट्री की कलर और इनकी विंग्स की कलर क्या हुआ ना, मैच हो गया। तो मैच होने के वजह से जो प्रीडेटर थे जो उनको खाते थे वो इनको पहचान नहीं पाए क्योंकि वो ट्री में उनके कलर मैच होने के वजह से वो विजिबल नहीं हो पाए। तो इनकी पॉपुलेशन क्या हुआ ना, ग्रोथ होने स्टार्ट हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो चेंज, ये जो परिवर्तन दिखने को मिला था, तो ये किस से आपको रिप्रेजेंट करता है, ये किस कारण हुआ था, आप ऑप्शन से बताइए। तो यहाँ पे तो कुछ स्पेसिएशन नहीं हुआ था, कुछ न्यू स्पेसीज जैसा तो कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ, वही सेम स्पेसीज थे, बस उनके कलर विंग्स में डिफरेंस था। और जो तो इनकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचर ने सिलेक्ट किया कौन सी पॉपुलेशन किस टाइम ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड किया नेचर के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि एक आइलैंड है, आइलैंड की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे मेजोरिटी जो इंडिविजुअल रहते हैं वो उनकी हैंड हेक्साडेक्टाइल है। जो हेक्साडेक्टाइल मतलब उनकी जो डिजिट होते हैं, जो उंगली होते हैं वो 6 होते हैं। तो ऐसा एक पॉपुलेशन दिखा गया जहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या है ना, उनकी पॉपुलेशन हेक्साडेक्टाइल है। तो इसी कंडीशन को इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन सी फेनोमेना के थ्रू ये हुआ। तो ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल साइज ऑफ फाउंडर पॉपुलेशन। आप सभी ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप्स की होती, तो एक होता है फाउंडर इफेक्ट, उसके थ्रू हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझाते हैं, और दूसरा आपका है बोटलनेक इफेक्ट। तो ये दोनों ही इफेक्ट आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के कंसेप्ट को समझाता है, जहाँ पे एक स्मॉल पॉपुलेशन में ही हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखने को मिलता है, बड़ा लार्ज पॉपुलेशन में दिखने को नहीं मिलता। तो स्मॉल पॉपुलेशन में यदि कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण एक बड़ा पॉपुलेशन से एक छोटा पॉपुलेशन यहीं से ही एक छोटा पॉपुलेशन सेपरेट हो गया, वहाँ पे एक ज्योग्राफिकल कंडीशन आ गया है ड्यू टू सम रीजन्स, या फिर दूसरे रीजन्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक स्मॉल पॉपुलेशन मिलता है। तो स्मॉल पॉपुलेशन होने के कारण तो जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी इंडिविजुअल पैदा होंगे वहाँ पे सेम एलीली ही रहेगा, वहाँ पे कुछ भी एलीलिक वेरिएशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा सा पॉपुलेशन है, वहीं पे ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वेराइटीज आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यदि इस स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ डिजीज कंडीशन रह जाता है तो वो डिजीज
पासन होता जाता है, एक जेनरेशन से दूसरे को वही डिजीज पास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे कोई पॉपुलेशन नहीं है जिसके साथ वो ब्रीड करके डिजीज हेटेरोजाइगस कंडीशन में रख सके, इसे कंडीशन नहीं हो पाता। वैसे ही डिजीज कंडीशन यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है जो है हेक्साडेक्टाइल कंडीशन, जो कि एक म्यूटेशन कंडीशन है। और यहाँ पे आपको देखा गया कि मेजोरिटी में वो म्यूटेशन देखने को मिलता है। और आइलैंड है, आइलैंड मतलब एक छोटा सा पॉपुलेशन है, तो इसके कारण इस फेनोमेनन को हम स्मॉल साइज ऑफ फाउंडर पॉपुलेशन बोल सकते हैं। फाउंडर पॉपुलेशन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू ये मेजोरिटी में ये म्यूटेशन दिखने को मिलता है। Which one of the following is the most useful method to determine the evolutionary distance between two closely related species? तो यदि हम अब ये जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन से आप तो कैसे पता लगा सकते हैं कि जो स्पेसीज है वो दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है। तो कंपैरिजन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की हम कंपेयर करके बता सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन राइट नहीं है, गलत है। दूसरा में कंपैरिजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ कंजर्व सीक्वेंस। ठीक है, हम यदि कंपेयर करें डीएनए सीक्वेंस की किसकी ना, एक्सॉन सीक्वेंस। एक्सॉन मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो हमारे डीएनए में दोनों सीक्वेंस होता है, एक तो कोडिंग एक नॉन कोडिंग। कोडिंग मतलब एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब ये जो प्रोटीन्स है वो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो ये एक्सॉन वाले पार्ट को यदि हम कंपेयर करें दोनों स्पेसीज में, इसकी एक्सॉन की सीक्वेंस क्या है और इसकी एक्सॉन की सीक्वेंस क्या है, तो फिर हम दोनों में बता सकते हैं ये क्लोजली रिलेटेड है या नहीं। यदि सेम सीक्वेंस है मतलब ये क्लोजली रिलेटेड है, यदि डिफरेंट सीक्वेंस है तो फिर वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, डिफरेंट ओरिजिन है उनकी, तो ये बता सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है कंपैरिजन ऑफ इंट्रोनिक सीक्वेंस। इंट्रोन वहाँ पे हम एक्सॉन सीक्वेंस को कंपेयर किए थे, ये यहाँ पे बोल रहा है इंट्रोन सीक्वेंस को हम कंपेयर करें। इंट्रोन सीक्वेंस जो होता है वो तो जंक जीन हम उससे बोलते हैं, वो कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। तो इंट्रोन सीक्वेंस के थ्रू हम बता नहीं सकते, फसिल रिकॉर्ड के थ्रू भी हम बता नहीं सकते कि फसिल को ही सिर्फ देख के कि वो रिलेटेड है या नहीं है, तो नहीं बता सकते। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फॉसिल हिस्ट्री हायराकोथेरियम इज एन एंसेस्टर ऑफ, ये जो हायराकोथेरियम जो फसिल है वो किसके एंसेस्टर है? इसके ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हॉर्स। हॉर्स इसकी करेक्ट आंसर है। कि फंक्शन है वो तो सेम है। देखिए इंसेक्ट में भी हेयर आपको एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है, मामल्स में भी जो हेयर है वो बॉडी को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देते हैं। तो फंक्शन तो सेम है, बट आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि डिफरेंट ओरिजिन है, मतलब मामल की जो हेयर है वो उनके ओरिजिन डिफरेंट है। इंसेक्ट सच एज बीज वो कम्प्लीटली डिफरेंट ओरिजिन है। देखिए आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये डिफरेंट ओरिजिन है और फंक्शन तो सेम ही है। आपके मामल्स में भी हेयर उसकी बॉडी का एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है, इंसेक्ट में भी जो हेयर है उसकी बॉडी को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देती है। तो फंक्शन सेम है वो डिफरेंट ओरिजिन है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एनालॉग स्ट्रक्चर। डिफरेंट ओरिजिन होती है पर जो फंक्शन है वो सेम होती है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है एनालॉग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बता रहा है इवोल्यूशन इज रिफर्स टू अ स्पेसिएशन। व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिएशन। आपको यहाँ पे स्पेसिएशन का डेफिनेशन पूछा है। आपको पता है स्पेसिएशन का मतलब है एक न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन। आपको पता है स्पेसिएशन का मतलब होता है एक न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होना। तो एक न्यू स्पेसीज जो होता है, हम स्पेसीज के डेफिनेशन में हम जानते हैं एक स्पेसीज जो होता है वो एक ग्रुप होता है जो आपस में ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यदि वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो फिर वो एक न्यू स्पेसीज कहलाते हैं। तो एक न्यू स्पेसीज यदि फॉर्मेशन हो गया मतलब वो प्रीवियस स्पेसीज के साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो स्पेसिएशन का फॉर्मेशन होना मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एमोंग्स द रेसेस ऑफ गिवन स्पेसीज। यदि गिवन स्पेसीज से वो जो न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन हुआ, यदि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्टिवली वो डिफरेंट है, देन इसे हम न्यू स्पेसीज बोल सकते हैं। और न्यू स्पेसीज मतलब स्पेसिएशन का फॉर्मेशन होना। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इस स्टेटमेंट को डार्विन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस वुड मीन द फॉलोइंग, सिलेक्ट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन। तो डार्विन जो थ्योरी देते कि सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, इसी में से आप ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सर्वाइवल ऑफ फिटनेस कौन से स्टेटमेंट को बता रहा है, आप बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। Giraffe with longer neck were stronger and therefore they outpopulate those with shorter neck। ये बोल रहा है कि लंगर नेक जिराफ वाले बहुत स्ट्रांग थे और वो क्या किए ना, हटा दिए। किसको हटा दिए ना, शॉर्ट नेक वालों को, फाइट वगैरह करके वो हटा दिए। इससे तो पॉसिबल नहीं है कि ये जो लंगर नेक वाले हैं वो ही स्ट्रंगर है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो स्ट्रंगर ना हो के शॉर्टर नेक वाले स्ट्रंगर हो सकते हैं, तो ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, लॉन्ग नेक जिराफ ब्रीड मोर देन दोज विथ शॉर्टर नेक। लॉन्गर नेक जिराफ बहुत ज़्यादा ब्रीड किए, रिप्रोड्यूस किए, शॉर्टर नेक वाले रिप्रोड्यूस नहीं किए इतना, इसीलिए आज हम लॉन्ग नेक जिराफ को देखते हैं और शॉर्ट नेक को नहीं देखते। ये भी कोई तो ये भी गलत है कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नेक वाले रिप्रोड्यूस नहीं करते थे और ये करते थे, तो ये कोई भी सर्वाइवल ऑफ फिटनेस को नहीं दर्शाता। फिर कोई कालामिटी आया होगा और जहाँ से वो शॉर्ट नेक जिराफ जो थे वो वैनिश हो गए सिर्फ, तो इससे तो कोई कैलेमिटी नहीं आया जो चुन के ही ले जाएगा कि जो शॉर्ट नेक वाले हैं वो चलो ख़त्म कर देते हैं और लॉन्ग वाले को बचा लेते हैं, ऐसी कोई कैलेमिटी नहीं आया होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि लॉन्ग नेक जिराफ फॉरेज्ड बेटर एंड देयरफॉर सर्वाइव बेटर देन दोज विथ शॉर्टर नेक। जो लॉन्ग नेक जिराफ थे वो बेटर क्या कर सके ना, उनके फूड को सर्च कर सके। जब ये जिराफ फूडिंग करते करते जब शॉर्ट प्लांट सब खत्म हो गया होगा, देन लॉन्ग प्लांट को खाना शुरू किया। लॉन्ग जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स को खाने के लिए वो स्टार्ट किए होंगे, पर जो लॉन्ग नेक जिराफ थे वो तो बेनिफिट में रहे क्योंकि लॉन्ग नेक था, तो वो इजीली जो ऊपर वाले प्लांट है उनकी लीव खा सकते थे। पर जो शॉर्ट लीव नेक वाले थे वो यहाँ पे बेनिफिटेड नहीं हो पाए, तो वो खाना नहीं खा पाए, तो इसी के कारण शायद वो डिक्लाइन हो गया उनके पॉपुलेशन। तो यस, ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही करेक्ट है, यही सर्वाइवल ऑफ फिटनेस को दिखाता है। जो लॉन्ग नेक है वो सर्वाइव कर लिए क्योंकि वो फिटेड थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, व्हिच फिश कंसिडर टू बी लिविंग फॉसिल। आई होप कि आपको लिविंग फॉसिल के बारे में पता होगा। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिमेरिया फिश अभी भी जिंदा है, बट वो एक स्ट्रांग रिलेशन दिखाता है, एक स्ट्रांग सिमिलैरिटी दिखाता है एक फॉसिल से। जो पहले फॉसिल रिकॉर्ड में जो फिश पाया गया था वहाँ से एक सिमिलैरिटी दिखाता है, पर आज वो लैटिमेरिया जो है अभी वो जिंदा है, ठीक है, जिंदा है, बट एक सिमिलैरिटी दिखाता है एक फॉसिल के तरह, तो इसीलिए हम इसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो वो है लैटिमेरिया। रिमार्केबल फीचर ऑफ द इवोल्यूशन, द फॉर्मेशन ऑफ अम्नियन एंड अलेंटोनियन व्हिच अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो रेप्टाइल में ये फॉर्मेशन फर्स्ट हमें देखने को मिला था। कंपैरिजन ऑफ जीनोम सीक्वेंस ऑफ एनी टू एनिमल्स वुड रिवील इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द सिमिलरिटी बिटवीन मैन एंड चिंपैंजी इज। अच्छा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था पता चला है कि जो मैन और चिंपैंजी में उनकी जो डीएनए की सीक्वेंस होती है वहाँ पे 95% सिमिलैरिटीज रहती है।
आई थी मैन और मंकी में जो सिमिलरिटी रहती है डीएनए सीक्वेंस में वो 93% रहती है, पर मैन और चिंपैंजी में 95% सिमिलरिटी रहती है, क्योंकि मैन की जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 46 और चिंपैंजी के जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 48, उनके डीएनए कंटेंट है। ठीक है, तो 95%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन द एग्जाम्पल दैट a giraffe stretching the neck to reach and higher branches has been used to explain the following। ये आपको मैं अभी अभी बताई, तो आप इसके आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन में हम जो बताए थे जिराफ के एग्जाम्पल लेके, वो डार्विन के कंसेप्ट के थ्रू बताए थे। डार्विन ने बताया कि पहले से ही वो लॉन्ग नेक वाले भी थे, शॉर्ट नेक वाले भी थे। लॉन्ग नेक वाले वो जिंदा रह सके क्योंकि वो हायर ब्रांचेस को वो फीड कर सके, तो इसीलिए वो जिंदा व सर्वाइव कर लिए। पर शॉर्ट नेक वाले वो खा नहीं पाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ये डार्विन के कंसेप्ट के थ्रू था। तो द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है लॉन्ग नेक वाला, वो इनहेरिटेड हुआ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो इनहेरिटेड हुआ, वो सर्वाइव कर सका अच्छे से, तो इसीलिए लॉन्ग नेक जिराफ हम आज देखते हैं। तो ये डार्विन के कंसेप्ट के थ्रू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पर यूज एंड डिसयूज थ्योरी जिराफ के एग्जाम्पल दे के हमें लामार्किज्म ने भी समझाए थे, लामार्क ने भी समझाए थे। तो लामार्क ने बोले थे कि जिराफ के जो नेक है वो यूज ज़्यादा किए उस चीज़ को, इसीलिए उसकी जो नेक है वो बढ़ने लगा, इसीलिए हम लॉन्ग नेक वाले जिराफ देखते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि लामार्किज्म थ्योरी के अनुसार यूज डिसयूज थ्योरी हम पढ़ते हैं, और डार्विन के थ्योरी के अनुसार हम कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट एक्चुअली करेक्ट है, पर ज़्यादातर तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो सकता है, पर ज़्यादातर हम इस कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे। पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ठीक है।